क्या आता है, बिल्कुल मेरे भी बिल्कुल आया था कि यार अब तो नहीं हो रहा मेरे से, ये तो बहुत सारा काम पड़ा है और सब काफी आगे निकल चुके हैं मेरे से, तो अब मैं कैसे करूंगा ये। तो डिमोटिवेशन में काफी उदास था, क्योंकि मैंने जब कैलकुलेशंस वगैरह मैच की, अपने दोस्तों को फोन किया सीधा कि इसका क्या आंसर आया, इसका क्या आंसर आया, और मेरे आंसर अलग आ रहे थे उन सब से। तो काफी ज्यादा दिल दहला वाला वो था कि यार मैंने 2 साल मेहनत की, वो सब पानी में गई, और काफी था, बट वो एक्चुअली पेपर काफी ज्यादा टफ था। तो जो मिस्टेक्स मैंने की और वो भी बाकी सबने भी की, तो इसलिए रैंक अच्छी आ गई थी। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो बिल्कुल नहीं करनी, वो है टेस्ट सीरीज ना देना। मैं एक रिवीजन प्रॉपर करनी है, बिल्कुल प्रॉपर, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज्यादा करनी है। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, जो छोड़ेगा वो रह ही जाएगा, फिर छोड़ना नहीं है, सिलेबस कंप्लीशन मस्ट है। सबसे ज्यादा आपका अगर कोई सीनियर आपके पास है जिससे आप जानते हैं, जो ऑलरेडी जो क्लियर कर चुके हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। दीपेश है जैसे कि, तो हम हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कांटेक्ट कीजिए और बात कीजिए। अगर सीनियर है तो वो जो मोटिवेशन देते हैं, तो वो काफी सही रहता है, क्योंकि सीनियर्स भी बताते हैं कि सबके आता है ये, हर किसी को आता है, मैं बोल रहा हूँ हर किसी को आता है ये डिमोटिवेशन। मैं मेरे काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनकी AR 10-9 भी है, मतलब काफी हाई है, मतलब AR टॉप 30 भी है। तो सबके डिमोटिवेशन आया था, बिल्कुल सबके आया था, और सबने जो कवर अप कर जाते हैं तो वही रैंक ला पाते हैं। जो डिमोटिवेशन में रह जाते हैं पीछे, तो वो रैंक नहीं ला पाते हैं। तो बात ऐसी है, इसको कवर अप करना बहुत जरूरी है। और सबसे, अगर आपके पास कोई सीनियर वगैरह नहीं है जिससे आप कंसल्ट है तो उससे बात कर ले, उससे शेयर कर ले। सो ना हम जो IIT दिल्ली में मेरे साथ के कुछ बैचमेट्स हैं, हम ऐसा ही कुछ इनिशिएटिव कर रहे थे कि हम जैम मेंटरशिप एक लॉन्च करेंगे, है ना। उसमें हेलो एवरीवन, दीपेश दिस साइड फ्रॉम IIT दिल्ली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम डिस्कस, so I would like to request Tishan for a brief introduction about him, his achievement, etc. Yeah, so hi everyone. I am Tishant and I am from IIT Bombay, and I have cleared JAM 2021 with AIR 72, and I have also cleared GATE 2021 with AIR 152, and I am currently studying in Indian Institute of Technology Bombay, and I have also cleared TIFR Mumbai exam with interview, and I have also cleared ISC Bangalore interview as well. That's really a great achievement, because clearing interviews, exams, and I was really the, the the preparation strategy that you will follow, the clearing interview, securing a good rank in IIT exam, will surely help the students that are watching this video. And I will request everyone to completely watch the video for every step we will discuss in this video. Okay. So, Chishant, when is the time you know about IIT exam? Where from where you get that there is some exam called IIT exam and we can give? Yeah, so I always wanted to pursue masters in chemistry only. So I used to talk to my friend like, what are they gonna do? So I told them कि मेरे को MSc करनी है, तो he suggested me कि you should clear JAM. So I was just like, what is JAM? So he said कि आप IIT से भी MSc कर सकते हो, उसके लिए आपको JAM क्लियर करना पड़ता है। तो फिर मुझे वहां से पता चला था कि जैम एग्जाम कुछ होता है उसके बारे में। So, प्रिपरेशन कब स्टार्ट हुआ, कि पहला जो ब्रेक थ्रू था तो वो कब स्टार्ट हुआ? प्रिपरेशन जैम की मैंने फर्स्ट ईयर के एंड में और सेकंड ईयर के बिगिनिंग में ही सॉर्ट ऑफ स्टार्ट कर दी थी मैंने अपनी जैम की प्रिपरेशन। या लाइक मिड सेम ब्रेक होता है DU में 2 महीने का, उसके बाद मैंने जैम की प्रिपरेशन स्टार्ट की। So, it will be completely 2 years preparation, you can say. कि 2 years you prepared about the IIT JAM chemistry, right? राइट, राइट। Okay. या Okay, so सो तुमने एक्चुअली हम्म,
हाँ एक्चुअली कॉलेज के साथ साथ प्रिपरेशन करनी थी, तो इसलिए कॉलेज भी चल रहा था साइड बाय साइड, तो इसलिए 2 ईयर के लिए प्लान किया था, क्योंकि कॉलेज की क्लासेस वगैरह भी अटेंड करनी होती है ताकि लोड ज़्यादा ना लगे इसलिए। हम्म। अच्छा, एक चीज़ ये रहती है कि हमारी वैसे प्रिपरेशन अगर आपकी 2 ईयर में स्टार्टिंग हुई, लेकिन आपको भी लगता होगा कि जो प्रिपरेशन मैंने राइट ट्रैक पे करी है वो 1 ईयर या 6 मंथ्स बिफोर जैम होता है ना? जो हम हार्ड कोर प्रिपरेशन करते हैं कि हम डेली उसमें 5 6 7 आवर्स डिवोट कर रहे हैं। ऐसे तो 2 ईयर के बैच में ऐसा होता था कि हम वीकेंड्स में वहाँ इन्वॉल्व होते थे, और देन फिर नॉर्मल डेज में कॉलेजेस। तो जो दोनों टाइम्स था उसमें जो नंबर ऑफ आवर्स कितने डिवोट करते थे, मतलब नॉर्मल कॉलेज डे है या फिर जो जैम प्रिपरेशन डे है? जनरली जो नॉर्मल कॉलेज डे है और जैम प्रिपरेशन है, वो सब मतलब दीपेश आप सही कह रहे हो कि लास्ट के 6 मंथ में ही स्टार्ट हुआ था। उससे पहले तो मैंने कुछ प्रिपेयर किया ही नहीं था एक्चुअली। मैं सिर्फ क्लासेस लेता था और नोट्स बनाता था। वो तो जब जितना बस पढ़ा देते थे वो टीचर्स, तो उतना पढ़ लेता था बस। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। मेन जो प्रिपरेशन है वो लास्ट के 6 मंथ में ही स्टार्ट हुई थी। एग्जैक्टली। सो यही अब जो हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे व्यूअर्स, तो वो जो एक्सपीरियंस होंगे वो दो तरह के होंगे। एक हो सकता है आपकी तरह हो जिनका 2 ईयर का प्रिपरेशन बैच हो, और एक हो सकता है इन्होंने कुछ मंथ्स पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया हो, 1 ईयर की प्रिपरेशन हो चुकी हो, और कुछ जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि इन सबके लिए गाइडेंस क्या होगी आपकी तरफ से, बिकॉज आप एक अच्छा रैंक ला चुके हो तो फिर एक बेटर पोजीशन में उनको गाइड करने के लिए। बेसिकली सबसे पहली बात तो प्रिपरेशन मेनली 6 मंथ पहले ही स्टार्ट होती है, तो कोई कभी भी स्टार्ट करे लेट नहीं होता है। कभी भी रैंक अच्छी लाई जा सकती है बिना किसी प्रॉब्लम के। बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था 6 मंथ पहले ही बेसिकली मेरी मेन प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी। तो मेरे नोट्स तो बने हुए थे, बट एक्चुअली क्या था कि मैं नोट्स खोल रहा था, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब ब्लैंक था। तो मैंने सारी क्लासेस दोबारा ली थी। तो सॉर्ट ऑफ ये मान लीजिए मैंने 6 महीने में ही प्रिपरेशन की थी, सॉर्ट ऑफ कुछ कुछ ऐसा कह सकते हैं। और मेन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है ना, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो होती है सिलेबस कंप्लीशन। टाइम पे सिलेबस कंप्लीट अगर ना हो तो फिर प्रॉब्लम है। हर टॉपिक कवर करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ एग्जैक्टली, वो एक सर पे लोड रहता है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, और क्वेश्चन हमें लगता है कि जो कंप्लीट नहीं हुआ उसी से हमारे हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो एक लोड रहता है। सो अभी जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे बच्चे, उसके लिए क्या गाइडेंस दोगे? अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले सब अब ज्यादा इम्पोर्टेंट जो आप रखे अपना एम सिलेबस पूरा करने का रखे। जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी सिलेबस पूरा करें, और जितनी बार रिवीजन होएगी उतना ही ज्यादा रैंक अच्छा लाने की प्रोबेबिलिटी आपकी इंक्रीज होएगी। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ। अच्छा, जो एस्पिरेंट्स मुझसे जनरली क्वेश्चन पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि मुझे कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? अगर लेनी चाहिए थी तो क्या मुझे 2 ईयर बैच ज्वाइन करना था या 1 ईयर बैच ज्वाइन करना था, या 6 मंथ्स वाला ज्वाइन कर लूँ तो हो जाएगा? मैं अगर वहाँ पे कुछ इन्वेस्ट मनी कर रहा हूँ और अगर ऑलरेडी लेट हो चुका है और 6 मंथ्स में पॉसिबल नहीं है, तो फिर मेरे जो मनी जाएगा और मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। या कोचिंग ज़रूरी है या सेल्फ प्रिपरेशन बढ़िया है, इसका क्या आपका व्यू है? देखो, इस क्वेश्चन का आंसर जब मैं आईआईटी बॉम्बे गया मेरे को वहां पे मिला। मैंने देखा कि हाफ द स्टूडेंट है ना, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली जिनसे मैंने बात की, वो बगैर कोचिंग वाले थे, मतलब जिन्होंने कोचिंग नहीं ले रखी थी। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप के अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो मेन तो ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, तो यू डोंट नीड कोचिंग एट ऑल। बट अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से आपके क्लियर नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है कि क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, सोल्यूशन देखने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है, तो आई वुड प्रेफर कि आपको गाइडेंस की जरूरत है, तो आप यू शुड प्रेफर कोचिंग। और एज पर कि अगर कोचिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे बेस्ट टाइम जो रहता है ना, वो 1 ईयर बैच रहता है। क्योंकि 1 ईयर पहले अगर प्रिपरेशन अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या है कि सिलेबस कंप्लीशन बहुत टाइम से हो जाता है, रिवीजन के लिए एम्पल टाइम मिल जाता है। 2 ईयर बैच ठीक नहीं रहता है, आई वुड सजेस्ट कि, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइटली ले लेते हैं कि अभी तो 2 साल है, ये है वो है, बट वो सही नहीं रहता एग्जैक्टली। है। और 6 मंथ में
हो जाता है कि लोड ज़्यादा हो जाता है, तो कई बच्चे जो होते हैं वो स्मार्ट होते हैं, वो सँभाल लेते हैं, बट कई हो जाते हैं कि नहीं बस मेरे से नहीं हो रहा, वो क्विट कर देते हैं। तो 6 मंथ में सिलेबस कवर अप करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आई वुड प्रेफर कि 1 ईयर बैच जो होता है ना, वो बेस्ट होता है प्रिपरेशन। अच्छा, वो तो 1 ईयर बैच एकदम परफेक्ट बात है, बेस्ट है। और अगर 6 मंथ्स की तुम राइट ट्रैक पे एकदम पूरी डिवोटेड प्रिपरेशन करोगे तो सीरियसली अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, एक ये पॉइंट रहता है माइंड में कि जब हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो बहुत एंथुसियाज्म होता है। ये आपने फील करा होगा जब फर्स्ट मंथ आपने 2 ईयर बैच ज्वाइन करा होगा, तो आप काफ़ी अच्छी क्लासेस लेते होगे, नोट्स अच्छे बनाते होगे। देन वो जो 1 और 2 मंथ्स का टाइम है, उसके बाद जो एंथुसियाज्म है वो चला जाता है। सो उसको कैसे कॉप अप किया? अ, बेसिकली क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो बिल्कुल सही बोला दिपेश ने कि हमारा एकदम ये रहता है कि जैम क्रैक करना है, ये करना है, वो करना है। बिल्कुल एंथुसियाज्म काफ़ी ज़्यादा होता आईआईटी है, बट जाना है। उसके बाद वो धीरे-धीरे आईआईटी जाना है, वो सपने देखते हैं, बट वो धीरे-धीरे बिल्कुल सही बोला दिपेश ने कि वो खत्म हो जाता है। वो ऐसा फ़ील ही नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब मन ही नहीं करता पढ़ने का, कोई नहीं अभी तो टाइम है, देख लेंगे हम, ये कर लेंगे। सो कभी-कभी मन में ऐसा बहुत ख़्याल आता है। तो अभी तो एक्चुअली लॉकडाउन चला हुआ है, बट हमारे टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे इतना लॉकडाउन था नहीं, मतलब स्टार्ट ही नहीं हुआ था कोरोना। तो उस टाइम पे क्या था कि जब ये एंथुसियाज़्म चला गया था, तो हम आईआईटी दिल्ली यहाँ पे हमारे यहाँ पास में पड़ता है, तो मैं एक बार वहाँ पे गया था ऐसे ही। तो वहाँ जाके ना मैंने देखा कि इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट, लाइक इतने बड़े-बड़े लेक्चर हॉल्स और इतनी अच्छी इंस्टीट्यूट, लाइक मैं बस एक्साइटेड था कि यार ये क्या है, वो क्या है? मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में भी गया यहाँ पे और मेरे को जो फ़ील आई, मैं कहा नहीं यार, मेरे को मेहनत करनी है, मेरे को यहीं जाना है, मतलब। तो वो मैं क्विज़ कॉम्पिटिशन के लिए गया था वहाँ पे, तो वैसे बट आप वैसे ही घूमने के लिए भी जा सकते हो, मतलब नॉर्मल टाइम में हम जाते थे। तो वो जो एंथुसियाज़्म मेरे को मिला था, तो वहाँ से फिर मेरे को थोड़ा-सा हुआ था कि जाना है तो यहीं जाना है, वरना तो फिर क्या ही रखा है लाइफ़ में। तो उससे थोड़ा मोटिवेशन मिला था कि मेहनत करनी है, हाँ, तो मतलब आप भी ट्राई जो कर सकते मंजिल हैं। है, एक बार मंजिल को घूम के आ जाओ तो उसका जो मोटिवेशन है बना रहता है। अच्छा, तो हाँ। कंसिस्टेंसी मतलब फिर कैसे मेंटेन होती थी? आप जैसे आप आईआईटी चले गए, जान मौका मिल गया जाने का, लेकिन आपको पता फिर लॉकडाउन वगैरह हो गया था, तो नहीं हो पाता, तो फिर कंसिस्टेंसी जो घर बैठे वो कैसे मेंटेन हुई थी? मतलब हमारे टाइम तो प्रिपरेशन घर बैठे हुई सब कुछ हुआ, कॉलेज भी घर में चल रहा था और प्रिपरेशन भी। वही है, जब कुछ करने का मन नहीं करता था, तो मैं ऐसे ही यूट्यूब वीडियोज़ देखता था कि आईआईटी कैसा है, मतलब आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, मतलब कैसा है कैंपस और यहाँ पे क्या-क्या है। तो उससे भी काफ़ी अच्छा मेरे को मोटिवेशन मिला कि मैंने तो वॉलपेपर भी लगा रखा था कि आईआईटी दिल्ली के नाम का कि यहाँ जाना है, मतलब थोड़ा-सा एम रहता था, तो सवेरे उठते-उठते ही फ़ोन देखता था, तो मतलब देखता था कि जब मैं इधर-उधर टाइम वेस्ट करता था, तो मेरे को वो वॉलपेपर दिख जाता था कि नहीं यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं, अपने एम से दूर जाता जा रहा हूँ, तो ऐसे नहीं चलेगा, मेरे को करना ही है, करना ही पड़ेगा। तो बस धीरे-धीरे होता है कि एक बार जब आदत पड़ जाती है, उसके बाद तो फिर बस बहुत सही चलता है। बस थोड़ा-सा ही होता है कि कभी-कभी थोड़ा ध्यान इधर-उधर हो जाता है, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है। बस एक एक स्टार्ट चाहिए होता है, फिर वो एक सेशन बन जाता है स्टडी का बढ़िया फिर वाला। तो वही बन जाता है। अच्छा, सो अब जैसे एग्ज़ाम की बात हो रही है, स्ट्रैटेजी की बात हो रही है, तो हम एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर हम असाइनमेंट्स कर लें या फिर नॉर्मल जो क्वेश्चंस इधर-उधर से या बुक से, इस रेफरेंस बुक से सब क्वेश्चन कर लें, तो वो एक फिर कहते हैं कि अगर हम प्रीवियस ईयर्स ना करें और असाइनमेंट्स वगैरह सॉल्व कर लें या बुक लिस्ट वर्क सॉल्व कर लें, तो प्रीवियस ईयर का क्या रोल है आपके अकॉर्डिंग? जो लोग प्रीवियस ईयर नहीं करते हैं, वो सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे ज़्यादा बड़ी गलती वही होती है। क्योंकि प्रीवियस ईयर हमें अंदाज़ा देते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट के 3 वीक्स थे, तो उस टाइम पे मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने सिर्फ़ प्रीवियस ईयर ही किए थे, मतलब। तो वहाँ से मुझे पता चला कि कहाँ मैं स्टैंड करता हूँ। अगर मैं आईआईटी के मैंने क्वेश्चन्स नहीं देखे हैं, बट अगर मैं एज़ सच क्वेश्चन पेपर एज़ इट इज़ आ जाता है, मैंने 3 घंटे प्रॉपर टाइम लगा के मैंने वो दिया, तो मैं देखना चाह रहा था कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो उससे बढ़िया आपको एप्रोक्सिमेशन लगता है कि आपको कितनी और मेहनत की ज़रूरत है।
कि आप प्रीवियस ईयर दे रहे हो, आपसे प्रीवियस ईयर अगर सोल्व नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब आप कहीं लैग कर रहे हो। तो मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर प्रीवियस ईयर आपसे अच्छे से सोल्व हो रहे हैं तो इसका मतलब आप राइट ट्रैक पे चल रहे हो। प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब प्रीवियस ईयर तो देने ही हो, छोड़ने नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ने होते प्रीवियस ईयर को, मस्ट है देना। सो प्रीवियस ईयर्स के जरूर कर लेना, हो सकता है तुम्हें आंसर मिल गया होगा जो क्वेश्चंस पूछते हैं। अच्छा, जैसे हम जब नोट्स प्रिपेयर करते हैं, कोई भी लेक्चर देखा या किसी बुक से पढ़ रहे हैं, तो स्टार्टिंग में जो अमाउंट ऑफ लेक्चर्स में पेजेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। पेजेस मतलब बहुत सारी नोटबुक्स मिल जाती है, एक इस टॉपिक के अलग नोटबुक, इस टॉपिक के अलग नोटबुक। तो अक्सर एक और पॉइंट आता है शॉर्ट नोट्स का। तो शॉर्ट नोट्स मतलब कई मुझसे पूछा जाता है कि क्या शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करें और उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या क्या इंक्लूड करें, क्या क्या नहीं इंक्लूड करें। तो इसका आपका क्या व्यू है इसमें? शॉर्ट नोट्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप जैम का पेपर देने जाते हैं तो आपको ये होता है कि एक दिन पहले बैठ के सारा सिलेबस रिवाइज करना होता है। तो कॉपीज़ जो होती हैं वो इतनी सारी हो जाती हैं कि बस पता ही नहीं चलता है। तो सारे के पेज पलटने-पलटने में ही, मतलब बस ऐसे ही करने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम, कम से कम 5-6 घंटे लग जाते हैं। बट अगर शॉर्ट नोट्स होते हैं तो रिवीज़न काफ़ी आसान हो जाती है। और जहाँ तक जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उसमें मैंने क्या रखा था कि मैं सारा चैप्टर पढ़ता था, फिर मैं दोबारा पढ़ता था चैप्टर को, और जो चीज़ें मेरे को लगता था कि ये तो मैं भूल गया, ये तो मेरे को याद नहीं आ रही है, तो जो चीज़ें मैं भूल जाता था वो मैं उस शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर देता था। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, मतलब तो टीचर्स वगैरह बताते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो चीज़ें भी मैं शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करने की कोशिश करता था, ताकि सारा कुछ समराइज़ हो जाए कि मेरे को कॉपी ना खोलनी पड़े। तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रिपरेशन के टाइम पे। लास्ट मोमेंट पे जब आते हैं तो शॉर्ट नोट्स ही काम आते हैं। हाँ, और वो शॉर्ट नोट्स का जो पेजेस है वो डिक्रीज होता जाता है, और शॉर्ट नोट्स का ये इम्पोर्टेंस रहता है कि जब हम शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हमें अपने नोट से दोबारा गो थ्रू होना पड़ता है कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता। तो जो गो थ्रू करते हैं तो वो भी एक रिवीजन का पार्ट बन जाता है। ठीक। सो शॉर्ट नोट्स के बाद फिर एक, अब जब मैंने रिवीजन का नाम ले लिया तो रिवीजन के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बस जब हम प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी टॉपिक हमने पढ़ा और फिर उसके बाद हम ऐसे पढ़ते जा रहे हैं, 1-2 महीने निकल गए और फिर हमने जब पीछे मुड़ के देखा तो हम देखते हैं यार इस टॉपिक का क्वेश्चन मुझसे हो नहीं रहा, मैंने पूरा सिलेबस कवरेज भी कर लिया और क्वेश्चन में अब अटैम्प्ट नहीं कर पा रहा है और सॉल्व नहीं हो पा रहा। तो रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? जो जो मेरी जो रिवीजन स्ट्रैटेजी थी, एक्चुअली वो मैंने टेस्ट सीरीज के बेसिस पे रखी थी। तो मैंने टेस्ट सीरीज ले रखी थी, तो मैंने टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग जो चैप्टर टेस्ट में आना था तो मैंने उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन की। ऐसा बिल्कुल होता है कि मैं तो 2 ईयर बैच में था, तो मैंने एक चीज़ कांसेप्ट पढ़ा और फिर लास्ट के जब 6 महीने रह गए मैं रिवीजन करना देखा, पीछे मुड़ के देखा कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मतलब लिटरली मैं कॉपी पढ़ रहा था, नोट्स में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, मेरे को याद ही नहीं आ रहा था। तो मैंने स्टार्टिंग से जब नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं देन शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं, तो हम ये होता है कि जो हमने 1 मंथ या 2 मंथ पहले कोई टॉपिक पढ़ा था तो हमें लगता है कि हम उस टॉपिक का सब कुछ भूल गए। तो उससे बचने के लिए हमें रिवीजन बताया जाता है, लेकिन फिर वही कि रिवीजन के लिए एंथुसियाज्म कहाँ से आएगा? वो जो टॉपिक आप पहले से पढ़ चुके हो उसका रिवीजन या उसको दोबारा पढ़ने के लिए कैसे पढ़ना है, तो उसकी जो मोटिवेशन या फिर रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी, वो क्या है? रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्रिपरेशन में। रिवीजन से हमारे कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और स्पेशली ऑर्गेनिक में तो सब चीज़ कनेक्टेड होती है, तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो मैंने अपना रिवीजन जो स्ट्रैटेजी स्टार्ट की थी वो मैंने टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग स्टार्ट की थी। तो जो टॉपिक टेस्ट सीरीज में आ रहा था वो मैंने रिवाइज किया था। और बेसिकली मैं क्या करता था कि जनरली जो भी टॉपिक कंप्लीट हो जाता था, उसके बाद 2 हफ्ते बाद उसको फिर से दोबारा रिवाइज़ करता था, 2-3 बार रिवाइज़ करता था, ताकि मोस्ट ऑफ इट दिमाग में सेट हो जाए, और उसके बाद फिर जब टेस्ट देने का टाइम आए तो बस कि ज़्यादा देर नहीं लगानी पड़े इसको रिवाइज़ करने के लिए, फटाफट काम हो जाए। तो ये थी रिवीजन स्ट्रैटेजी। अच्छा, अगर मैं एक काउंट पूछना चाहूँ कि आपके नोट्स आपकी आँखों के, हाथों के मतलब दिमाग से कितनी बार रिवाइज़ करे होंगे? एक काउंट थोड़ा बहुत आइडिया हो
कि इतनी बार इतनी नजरों के सामने से नोट्स गए होंगे मेरे? मैंने मेरी कॉपी का हर एक पेज लगभग मैंने 12 से लेके 15 बार, कुछ जो कमजोर है वो 15 बार और जो मिनिमम 12 बार तो मैंने रिवीजन की थी, सारे जो So, सारे टॉपिक हैं हर एक टॉपिक। सो मेरे अब जो एस्पिरेंट्स हैं जो पूछते हैं या जूनियर्स पूछते हैं कि कितना रिवीजन नेसेसरी होता है, तो ये 12 टाइम से 15 टाइम से पता लग गया होगा कि एक टॉपर के लिए इतना जो है ज़रूरी होता है। अब आपका अगर हार्ड टॉपिक है, वीक टॉपिक है, तो ज़्यादा भी लग सकता है, तो इतना तो रिवीजन मस्ट है। ओके, सो अब हम अगर मूव करें तो रिवीजन के बाद आपने बोला कि मेरा रिवीजन टेस्ट सीरीज पे बेस्ड था। अब एक इम्पोर्टेंस फैक्ट आया था टेस्ट सीरीज का, बिकॉज पढ़ते तो हम सब रहते हैं, फिर पढ़ने के बाद पढ़ना ही सिर्फ एक रोल नहीं है, बिकॉज पढ़ना तो हमारे कंसेप्ट सेंगन हो गए, हमारा कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो गया, लेकिन अब हम उसे अप्लाई करना है टेस्ट में या जैम के पेपर में अप्लाई करना है, तो जो उसकी हैबिट है 3 आवर्स बैठने की वो बनेगी। और फिर टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस क्या बन जाती है इसमें? टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा, मतलब जो सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंस हम दें जैम के जो रैंक लाने में, वो मैं मानता हूँ कि टेस्ट सीरीज का है। रिवीजन का भी है, सब चीज का है, बट टेस्ट सीरीज से हमें पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। कि हमें लगता है कि हाँ ये टॉपिक तो मेरे को आता है, मैं सब कर दूंगा, ये कर दूंगा। पर जब वो टेस्ट सीरीज होती है, एक तो सही दीपेश ने सही पॉइंट आउट किया कि 3 घंटे बैठना जैम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वहां पे आदत बन जाती है हमारी कि 3 घंटे तो हम आराम से बैठ सकते हैं, सोच सकते हैं 3 घंटे लगातार। हम क्वेश्चन करते हैं तो ये होता है कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कुछ पॉइंट के बाद। 1 घंटा हमने क्वेश्चन किया, उसके बाद फिर हम ब्रेक लेने चले जाते हैं। बट एक्चुअली 3 घंटे बैठने की आदत पड़ जाती है हमें, क्योंकि जैम में जाते हैं तो वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली 3 घंटे बैठना होता है और हमें फोकस करना होता है। बट वो नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता है। हम 1 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर ये हो जाता है कि बस मैं थक गया, अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूँ। पर जैम में ऐसा नहीं होगा ना, 3 ही घंटे मिलेंगे, तो 3 घंटे हमें पूरा अलर्ट रह के क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, टेस्ट सीरीज हमें ये सिखाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो गलतियां टेस्ट सीरीज में होती हैं वही रैंक लाती है। जो गलतियां आपकी टेस्ट सीरीज में होती है ना, वो दिमाग में याद रह जाती हैं कि ये गलती हुई थी और ये नेक्स्ट टाइम नहीं करनी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, टेस्ट सीरीज में गलतियों का पता चल जाता है। हम हमारा जो करेक्ट क्वेश्चन होता है हम उसको भूल जाएं, लेकिन जो इनकरेक्ट होता है ना वो जरूर याद रखते हैं कि इनकरेक्ट कैसे हो गया, वो बॉदर करता है हमें कि कैसे गलत हो गया, देन वो दिमाग में कंसेप्ट रह जाता है। बिकॉज वो अगर मिस्टेक हुआ है तो वो कंसेप्ट कहीं ना कहीं हमारा वीक होगा, देन बॉदर कर रहा है तो उसको अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा, तो इसका बेनिफिट होता है। सही क्या? ओके, सो टेस्ट सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सजेस्ट करूंगा कहीं की भी टेस्ट सीरीज लेनी है, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना। वो 3 आवर की हैबिट जो है वो बनेगी और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, तुम्हारा फोकस नहीं हटेगा। ओके, सो अब जैम प्रिपरेशन की हमने रिवीजन, शॉर्ट नोट्स, सारी स्ट्रेटजी देख ली। सो अब कई बार ना हम कुछ मिस्टेक्स करते हैं और उस मिस्टेक्स को हम अवॉइड करना चाहते हैं, या एटलीस्ट चाहते हैं कि हमारे जूनियर से ना करें। सो आपके अकॉर्डिंग क्या मिस्टेक्स होंगी जो अवॉइड करनी चाहिए जैम के प्रिपरेशन में? सबसे जो पहली मेरी मिस्टेक थी वो थी रिवीजन की। रिवीजन जो मैंने स्टार्ट किया था अच्छे से, वो मैं लास्ट 6 मंथ में स्टार्ट किया था। पहले मैं रिवीजन इतना नहीं करता था, तो मैं सब भूल गया था, तो मेरे को सारा सिलेबस दोबारा ही करना पड़ा था। तो रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे से एक बड़ी गलती हुई थी, मैं टाइम पे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे मैंने। तो मेरे को लास्ट में शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम, मतलब टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना और शॉर्ट नोट्स बनाना, ये काफी प्रॉब्लम आ गई थी इससे रिलेटेड। तो ये भी है। और कई एक आध मेरे फ्रेंड्स ने ये गलती की थी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते थे वो। साथ के साथ जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ, आई वुड सजेस्ट कि आप उसके सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करो। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो बिल्कुल नहीं करनी, वो है टेस्ट सीरीज ना देना। मैं एक आध फ्रेंड को मैंने देखा कि उन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं दी थी, तो वो काफी अच्छे थे, बट उनकी रैंक्स में काफी 20 to 30 का फर्क पड़ गया था इससे। काफी अच्छे थे, बट टेस्ट सीरीज की वजह से ही काफी दिक्कत आई थी उन्हें। तो टेस्ट सीरीज स्किप बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखें। बिल्कुल बिल्कुल। सो अब जैम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में एक इम्पॉर्टेंट रोल, या कई लोग इसे मना भी करते हैं या हाँ भी करते हैं, सो
जो बुक्स का इम्पोर्टेंट रोल है उसका क्या व्यू है आपका, कि बुक्स कौन सी पढ़नी अ, चाहिए, कितनी पढ़नी चाहिए? मैं जो सजेस्ट करूंगा, अगर आप लास्ट के डेज में प्रिपरेशन कर रहे हैं, 6 मंथ या 8 मंथ के टाइम पे हैं, उस टाइम पे मैं सजेस्ट करूंगा कि बुक ना पढ़ें, तो काफी ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि बुक्स में जो होता है काफी डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन होता है, और आपको अगर आप सारी बुक पढ़ने जाएंगे तो सिलेबस कवर अप नहीं हो पाएगा, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग से ही बुक्स पढ़ रहे हैं और अच्छे से आपकी पकड़ है, बुक जल्दी पढ़ लेते हैं आप, तो मैं बुक्स को प्रेफर करूंगा। बट बेसिकली अगर आपको जैब में अच्छी रैंक लानी है तो अभी के लिए बुक को ना पढ़ें, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस ऑर्गेनिक की क्लेडन को मैं देना चाहूंगा। वहां हाँ से जैम खत्म होने के बाद मैंने वो बुक पढ़ी, मैंने ये गलती की, जैम के बाद पढ़ी मैंने वो बुक। हाँ, बट पहले जब पढ़नी मैं चाहिए देख रहा थी। था, मैंने कहा ये क्वेश्चन वो पहले पढ़नी चाहिए थी, कि ये क्वेश्चन एज इट इज उठ के आया हुआ है, मतलब हाँ हाँ, टमाटो का स्ट्रक्चर और टमाटो वाला वो एज इट इज, मतलब कंडीशन। कॉन्जुगेटेड डाइन वाला मैंने हाँ, पढ़ी थी वो, काफी और उसके क्वेश्चंस थे। एग्जांपल्स भी करे थे। सो हाँ, मतलब मुझे पता है डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, सो क्लेडन सजेस्ट करेंगे। अच्छा, और इनऑर्गेनिक के लिए अगर कोई मतलब चाहे पूछना इनऑर्गेनिक के लिए हाउसक्राफ्ट काफी अच्छी बुक है, कैथरीन हाउसक्राफ्ट। वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है वो बुक, बट वो टोटली वर्थ इट है, मतलब तो तो यस यस, वो बहुत सही इनऑर्गेनिक महंगी के लिए। महंगी तो क्लेडन भी पड़ती है, बट अफोर्डेबल है थोड़ा। ओके। हाँ, वर्थ इट है, मतलब उससे हाँ 5 क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आए हैं, तो ये तो अब यस यस कोचिंग में इतने पैसे डालते हैं, तो यहाँ पे डालने को कोई वो नहीं है। यस, तो और बुक्स फिर का काफी इंपॉर्टेंस है, बुक्स पढ़नी चाहिए। हम्म, और फिजिकल के लिए कोई बुक सजेस्ट करना चाहोगे? बिकॉज जो सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन करते हैं ना, सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रह जाती है कि वो बुक्स पढ़े तो जो कंटेंट है वो कंटेंट सही हो, बुक्स जो हम बुक्स रेफर कर रहे हैं वो बुक्स सही हो, जिनसे क्वेश्चंस आते हो या फिर कंसेप्ट काफ़ी बढ़िया हो। सो फिजिकल के लिए हाँ, तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अगर क्वेश्चंस करने हैं तो केएल कपूर काफी अच्छी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरह से होते हैं, और आरसी मुखर्जी वगैरह भी बहुत अच्छी बुक है अगर आपको फिजिकल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो। फिजिकल के कंसेप्ट की एक प्रॉब्लम है कि ये एक बुक में कंसाइज नहीं मिलेंगे, ये इसके लिए फिजिकल के अगर आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं तो काफी बुक्स मिला के पढ़नी पड़ती हैं। कैस्लन है, एटकिंस है, बैरो है, काफी काफी सारी वाइड वैरायटी ऑफ बुक्स को कंपाइल करना पड़ता है, फिजिकल थोड़ा सा प्रैक्टिकल टिपिकल समझ। हो जाता है। या ये तो एग्जैक्टली काफी सो बुक्स होती अब हैं। तो बुक्स की गाइडेंस ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो अभी लेट्स से 2 ईयर या 1.5 ईयर बाद जैम देंगे, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा कि अगर वो बुक्स रेफर करें, कॉज क्वेश्चंस आते हैं उसमें से डायरेक्टली आते हैं, तो जिनके पास टाइम हाँ है सो वो बुक्स को टाइम डिवोट कर सकते हैं। लेकिन जो जैम 2020 देंगे और अभी हाँ 5 मंथ्स का टाइम है, सो उनके लिए प्रेफरेबल नहीं है बुक्स की तरफ जाना। ओके, सो हाँ। अब जितनी तो हम जो 1.5 पहले से हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि अगर बुक ना पढ़ सके कोई बात नहीं, बट एग्जाम्पल जो है ना, सोल्ड एग्जाम्पल वो जरूर करें। जरूर जो स्ट्रक्चर्स हैं एक बार नजर जरूर मार लें, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन आता है वहां पे, अगर 93 डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो वो एज इट इज उठ के आता है, मैंने देखा है कई क्वेश्चन एज इट इज आते हैं, मतलब तो कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप एग्जैक्टली, होता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है, ये तो मैंने देखा हुआ है। तो और वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंस मैं दूंगा कि अगर हाँ हाँ वो जो क्वेश्चंस एग्जांपल्स हैं वो अक्सर कुछ एक्सेप्शन वाले होते हैं, जो नॉर्मल हम पढ़ रहे होते हैं कंसेप्ट उससे थोड़ा हटके होता है, इसलिए वो एग्जांपल दिया गया होता है, और वही एग्जाम में आ जाता है तो फिर हम नहीं गेस कर पाते या नहीं कंसेप्ट लगा पाते, कि जैसे वो हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन आया था और उसमें कंसेप्ट फेल हो रहे वो थे, लेकिन वो डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस, वो या बहुतों यस का गलत हुआ था, वो यस बहुतों यस, का, मेरा भी गलत हुआ था वो। हाँ। सो इम्पोर्टेंस ऑफ बुक बन जाता है बस कि आपके पास प्रेफरेबल टाइम। सो जो हाँ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है वो हमने काफ़ी डिस्कस कर ली। अक्सर प्रिपरेशन टाइम में ही एक डिमोटिवेशन फेज आता है, सबका आता है, आपके साथ भी आया होगा, मेरे साथ भी आया था। सो उस डिमोटिवेशन फेज को कैसे मतलब पार करना है, अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करके या फिर दूसरी तरफ फोकस करके थोड़ी देर के लिए, तो वो कैसे हैंडल करते हैं?
डिमोटिवेशन सबके आता है, बिल्कुल मेरे भी बिल्कुल आया था कि यार अब तो नहीं हो रहा मेरे से, ये तो बहुत सारा काम पड़ा है और सब काफ़ी आगे निकल चुके हैं मेरे से, तो अब मैं कैसे करूँगा ये? तो डिमोटिवेशन में सबसे ज़्यादा आपका अगर कोई सीनियर आपके पास है, जिससे आप जानते हैं, जो ऑलरेडी जो क्लियर कर चुके हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। दीपेश है जैसे कि, तो हम हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉन्टैक्ट कीजिए और बात कीजिए। अगर सीनियर है, तो वो जो मोटिवेशन देते हैं, तो वो काफ़ी सही रहता है। क्योंकि सीनियर्स भी बताते हैं कि सबके आता है ये, हर किसी को आता है। मैं बोल रहा हूँ, हर किसी को आता है ये डिमोटिवेशन। मैं मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, जिनकी एआर 10, 9 भी है, मतलब काफ़ी हाई है, मतलब एआर टॉप 30 भी है। तो सबके डिमोटिवेशन आया था, बिल्कुल सबके आया था, और सबने जो कवर अप कर जाते हैं, तो वही रैंक ला पाते हैं। जो डिमोटिवेशन में रह जाते हैं पीछे, तो वो रैंक नहीं ला पाते हैं। तो बात ऐसी है, इसको कवर अप करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे, अगर आपके पास कोई सीनियर वगैरह नहीं है जिससे आप कंसल्ट कर सकें, तो आप थोड़े दिन के लिए, थोड़े टाइम के लिए आप रिलैक्स कीजिए। आप सबको साइड रखिए और कुछ मूवी वगैरह देख लीजिए। थोड़ा-सा माइंड थोड़ा डाइवर्ट कीजिए इस सब चीज़ों से, और फिर एकदम फ्रेश स्टार्ट कीजिए। तो यही है, मैंने अपने टाइम में मेरा कोई सीनियर इतने अच्छे खास थे नहीं, तो जिनसे बातचीत हो, तो मैंने तो बैठ के मनी हाइस्ट देखी थी। 2 सीज़न पूरे किए थे मैंने 2 दिन में। मैंने बहुत अब डिमोटिवेशन हो गया था, मैंने कहा मेरे से नहीं हो रहा है, तो मैंने बिल्कुल उसके बाद फिर फ्रेश स्टार्ट किया था मैंने। तो ये भी कर सकते हैं आप। हाँ, मैंने भी ब्रेकिंग बैड देखा था जब मैं था डिमोटिवेशन फेज में। एक आपने ना सीनियर की बात करी कि सीनियर होता है तो उससे बात कर ले, उससे शेयर कर ले। ना हम जो आईआईटी दिल्ली में मेरे साथ के कुछ बैचमेट्स हैं, हम ऐसा ही कुछ इनिशिएटिव कर रहे थे कि हम जैम मेंटरशिप एक लॉन्च करेंगे, है ना? उसमें कुछ बच्चे अभी जुड़ चुके हैं, करीब 100 के अराउंड बच्चे उसमें जुड़ चुके हैं। उसमें क्या होगा कि हम एक मेंटर्स अलॉट कर देंगे। मेरे आईआईटी दिल्ली के कुछ बैचमेट्स हैं, कुछ रुड़की के, कुछ बॉम्बे के, कुछ मद्रास के, कुछ हैदराबाद के, एंड आई विल बी कॉन्टेक्टिंग यू टू। उसमें होगा क्या कि जो बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे, हम 2 या 3 बच्चे अलॉट कर देंगे उस मेंटर को। उनको प्रिपरेशन के टाइम जो डीमोटिवेशन आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो वही उनका रास्ता बना सकता है, वो रास्ता भटका भी सकता है उनका, है ना? बाकी जो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, डाउट्स वगैरह है, वो खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो रियल डाउट्स है, जो रियल प्रॉब्लम्स है, इस डीमोटिवेशन फेज से बाहर निकलना, एक सीनियर या एक मेंटर गाइड करने के लिए वो, तो उस मेंटर का जो फॉर्म का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप सब लोग एक बार से फिल कर देना। देन जो सीनियर्स आपके टिशान जैसे या मेरे जैसे या मेरे साथ के बैचमेट्स हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, मूविंग ऑन, हमारा डीमोटिवेशन फेज क्लियर हो गया, जैम भी क्लियर हो गया, रिजल्ट भी अच्छा आ गया। अब उस टाइम में ना हम रिजल्ट्स के बारे में, प्रिपरेशन के टाइम में रिजल्ट्स के बारे में भी सोचते हैं कि यार इतनी रैंक आ जाएगी तो मैं इस आईआईटी में चला जाऊंगा, इतनी रैंक आएगी तो इस आईआईटी में चला जाऊंगा। तो हमारा वो फेज चलता रहता है और उस बीच में हम प्रिपरेशन ना करके रिजल्ट सोच रहे होते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? अ, सबसे ज़्यादा तो हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए रिज़ल्ट के बारे में, कि वो तो डिपेंड करता है कि उस दिन कंडीशंस कैसी है, तुम्हारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन है कि नहीं है, ये बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं जो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन किए थे, बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन किए थे, मतलब वैसे ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन किए थे, पर उनकी रैंक अच्छी नहीं आ पाई कइयों की। तो वो बेसिकली कभी बार दिन के ऊपर भी होता है, तो रैंक के बारे में इतना मत सोचिए, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको। अगर इन केस अगर आईआईटी, अगर भगवान ना करे कि नहीं मिल पाई, तो वो आपको कैपेबल बना देती है कि आप कोई भी एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कर पाएँगे। गेट, नेट, डीयू, बीएचयू, बहुत ऑप्शंस काफ़ी होते हैं, बट अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी इन ऑप्शंस को साइड रखिए। अपना मेन एम बस दिन-रात सोते-जागते आँखों में बस आईआईटी देखना चाहिए, तभी मिलेगा, वरना ये एम पीछे चला जाएगा। तो प्रिपरेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, रैंक के बारे में इतना ना सोचें कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो सब बाद की बात है। ओके, हमने जैम 2021 दिया। उसका पेपर लेवल और उस डे पर थॉट्स कैसे थे, कि पेपर से पहले कैसे थे और पेपर के बाद कैसे थे, उसका थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें। अ, पेपर जब मैं पेपर देने से पहले, तो बस नर्वस था काफ़ी सारा, कि मैं देख रहा था कि साइड में
बच्चे बैठ के, पर मेरे टीचर ने कहा था कि बस उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना, 13 के बाद कुछ नहीं पढ़ना मतलब। तो बच्चे मैं देख रहा हाँ, था, मैं बच्चे कोचिंग कॉपी सेंटर खोल गया के था, वहाँ बैठे। पे सब कॉपी लेके बैठे हुए थे, फिर मैं देख रहा, मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं आराम से, मैं थोड़ा चिल था कि मैंने कहा मैंने प्रिपरेशन की है और टेस्ट सीरीज में भी मेरी अच्छी रैंक आ रही थी लास्ट में, तो मैंने कहा कि नहीं बस मैं इनसे अच्छी प्रिपरेशन है मेरी, अब मेरे को कुछ जरूरत नहीं है, मैं एकदम रिलैक्स था। पेपर आया तो मैं क्वेश्चंस देख रहा था, एक्चुअली मैं काफी ज्यादा घबरा गया था एक्चुअली। मैंने एक गलती की थी कि मेरा सेंटर काफी ज्यादा दूर था, तो मेरे को 4 घंटे ट्रैवल करना पड़ा था, तो काफी थकावट हो गई थी, तो उसकी वजह से मेरी हल्की तबीयत खराब थी, तो थोड़ा सा दिमाग पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा था। और मेरा ऑर्गेनिक मेरा काफी स्ट्रॉन्ग पोर्शन था, मेरे को अपने ऊपर ट्रस्ट था कि मैं ऑर्गेनिक कर, और जब क्वेश्चन पेपर आया तो मैंने देखा कि ऑर्गेनिक के मेरे से 4 क्वेश्चन लगातार, 4 क्वेश्चन थे मेरे, शायद से 10, 11, 12, 13 4 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के आए थे, और मेरे से 4 में से एक भी नहीं हो रहा था, टूट गया था बिल्कुल। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, मैंने कहा फिर, मैंने कहा नहीं अभी छोड़ो इसको, इसको बाद में देखते हैं। तो ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ था कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ना हुए हो, कभी नहीं हुआ, टेस्ट सीरीज में भी नहीं हुआ मेरे साथ, पर जो क्वेश्चन आए मैं डर गया था। फिर मैंने कहा छोड़ो इसको, मैं पीछे से स्टार्ट करता हूँ। फिर मैंने पीछे से स्टार्ट किया, और एनईटी पोर्शन काफी ज्यादा इजी था, बट ये था कि उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंदी थी, बहुत ज्यादा लेंदी थी, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत सारे थे, तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत था। तो जैसे जैसे मैं एनईटी करके निकला, उसके बाद फिर मैंने फटाफट जितना हो सका मैंने सेकंड्स के अकॉर्डिंग, मतलब थोड़ा सोच सोच के मैंने मार्किंग कर दी, मतलब एमसीक्यू पोर्शन में काफी मार्क्स कटे कटे थे मेरे, क्योंकि मैं काफी ज्यादा स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन ही मेरे ऑर्गेनिक के आ गए थे, और जो नहीं हो रहे थे, तो मैं काफी डिमोटिवेट हो गया था वहां से। वो पेपर से बाहर निकला था, मैं काफी उदास था, क्योंकि मैंने जब कैलकुलेशंस वगैरह मैच की, अपने दोस्तों को फोन किया सीधा कि इसका क्या आंसर है, इसका क्या आंसर है, और मेरे आंसर अलग आ रहे थे उन सब से। तो काफी ज्यादा दिल दहला देने वाला वो था कि यार मैंने 2 साल मेहनत की, वो सब पानी में गई, और काफी था, बट वो एक्चुअली पेपर काफी ज्यादा टफ था। तो जो मिस्टेक्स मैंने की, और वो भी बाकी सबने भी की, तो इसलिए रैंक अच्छी आ गई थी। पेपर इस हिसाब से टेस्ट सेट था कि मिस्टेक्स होनी है आपसे, तो आते हुए क्वेश्चन गलत हुए थे बिल्कुल, बोल्ड एंड ही क्वेश्चन वाला, एकदम सिर्फ फॉर्मूला मेरे को पूरा टिप्स पे था, और बस वैल्यूज पुट करनी थी। वो कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करते करते वो एक डेसिमल इधर उधर हो जाता है, वो बड़ा काफी कि फिर आपने जैसे बोला ऑर्गेनिक मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन था, सो क्वेश्चन ये भी आते हैं, एस्पिरेंट्स ये भी पूछते हैं कि हम 2 टॉपिक अपने कर लें और एक को टॉपिक बस थोड़ा थोड़ा कर लें। सो मैं ये सजेस्ट करूँगा मत करो, बिकॉज किसी को नहीं पता जैम में कौन सा सेक्शन हार्ड आ जाए। जैसे ऑर्गेनिक वैसे नॉर्मली ईजी आता था, इनऑर्गेनिक कहते थे कि हार्ड आएगा। सो इस बार ऑर्गेनिक हार्ड दे दिया था, उसके क्वेश्चन से 4 आपने बोला ऐसे हार्ड लगे, जिसकी ऑर्गेनिक ही स्ट्रॉन्ग है। सो आपको तीनों पे बिल्कुल इक्वल फोकस रखना पड़ेगा, तभी एक अच्छी रैंक बन पाएगी, बिकॉज वेटेज लगभग तीनों का सेम ही होता है। ओके, सो बिल्कुल मैं ये बोलूंगा कि ऑर्गेनिक भी नहीं, मतलब ऑर्गेनिक फिजिकल, मैं बोलूंगा टॉपिक्स भी, क्योंकि एक बार हुआ था 2018 या 19 में, बायो इनऑर्गेनिक इतनी आती नहीं थी, मतलब कि बायो इनऑर्गेनिक तो क्या ही है, तो बच्चे छोड़ के चले जाते थे, तो उस टाइम पे 4 क्वेश्चन आ गए थे 2-2 मार्क्स के, तो जो वो 8 नंबर का गैप आया था, उसी ने ही 100 और 300 के बीच में गैप ला दिया था सिर्फ। तो मैं चाहूंगा कि सिलेबस तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, रिवीजन प्रॉपर करनी है, बिल्कुल प्रॉपर, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज्यादा करनी है, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, जो छोड़ेगा वो रह ही जाएगा, फिर छोड़ना नहीं है, सिलेबस कंप्लीशन मस्ट है। कॉज किसी को नहीं पता पेपर कैसा आएगा, सब बस गैस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बेसिस पे, पर जनरली वही ट्रेंड रहता है टॉपिक्स का, जो जितने ज़्यादा पूछता है उतना आता है पूछता है। क्वेश्चंस का ट्रेंड बदल सकता है, क्वेश्चंस में लैंग्वेज बदल सकती है, लेकिन कंसेप्ट वही सेम रहेगा। ओके, सो अब जैम का अच्छा हो गया, आईटी बॉम्बे में हूँ, लेकिन एक जो एक्स्ट्रा आपके पास एक एक्स्ट्रा प्रोफाइल है, एक्स्ट्रा एज है सारे एस्पिरेंट्स से, वो कि आपने इंटरव्यूज भी क्वालिफाई करे। आईआईसी बैंगलोर इंटरव्यू क्वालिफाइड, तो फिर मुंबई क्वालिफाइड, मतलब आईएसआर बैंगलोर, सॉरी आईआईसी बैंगलोर एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन माना जाता है इंडिया के अंदर।
सो उसका इंटरव्यू देते टाइम क्या थॉट्स थे और उसके लिए क्या एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करी और क्या गाइड करना चाहोगे जो जूनियर्स एस्पिरेंट्स हैं? बात ऐसी है, अगर आपको इंटरव्यू क्लियर करना है तो दुनिया की कोई ताकत इंटरव्यू क्लियर नहीं करा सकती। आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। सिर्फ बुक्स हैं जो आपका इंटरव्यू क्लियर करा सकती है। उस टाइम पे जो आपके साथ खड़े होते हैं वो बुक्स होती हैं। वो आपको आपकी नॉलेज के बेस पे जज करते हैं। वो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन नहीं सोल्व कराते। वो वहाँ पे आपसे आपको जानना चाहते हैं कि आपको आपने जो पढ़ा है उसे क्या समझा आपने। तो आपकी जब अप्रोच क्या जैम है क्लियर या आपकी अप्रोच? जब हाँ, तो जब जैम क्लियर हो गया था, मतलब जैम का पेपर हो गया था, उसके बाद फिर मैं बैठा नहीं, क्योंकि 4-5 महीने थे, 5 महीने होते हैं करीब-करीब एडमिशन से पहले। तो उस टाइम पे वो बुक्स पढ़ने के लिए जो गोल्डन टाइम होता है, वो वही होता है। मैंने वहाँ पे काफ़ी बुक्स पढ़ी थी, बहुत बुक्स पढ़ी थी, तो उनके बेसिस पे बिल्कुल अ, इंटरव्यू बहुत ईज़ी होता है, बहुत ज़्यादा ईज़ी। सिंपल क्वेश्चन्स आते हैं, बट वहाँ पे आपको बस अप्रोच लगानी आनी चाहिए। क्या पूछा क्या है कि वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। वो ऐसे रटने वाले क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि आपने बताओ ये इस रिएक्शन का क्या होगा, मतलब क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? वो बस आपसे कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं। तो वहाँ पे ये होता है कि आपको जो आपका स्ट्रॉन्ग है, आप उसके बेसिस पे भी आप जा सकते हैं। कभी-कभार इंटरव्यू में ऑप्शन भी दे देते हैं आपसे। मेरे को एक बार मिला था कि आप बताओ आपके सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन-सा है? हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैंने ऑर्गेनिक पढ़ी थी, तो मैंने अपना ऑर्गेनिक बोला था, तो ऑर्गेनिक से उन्होंने काफ़ी डीप से क्वेश्चन पूछे थे, बिल्कुल। मैंने बोला कार्बोनिल केमिस्ट्री, तो उन्होंने कार्बोनिल केमिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन्स पूछे थे वैसे, तो मैंने सारे क्वेश्चन्स के आंसर दिए थे। मेरे को जिन पे कॉन्फिडेंस था, मैंने उन पे आंसर्स दिए। तो आपको एक तो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंट होके आंसर देना है, और आंसर के पीछे लॉजिक ज़रूर होना चाहिए आपका। आपकी अप्रोच दिखानी होती है कि आपने किस बेसिस पे ये आंसर लगाया है। एलिमिनेशन वगैरह नहीं होता वहाँ पे कि एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये तो एलिमिनेट कर दिए, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे प्रॉपर अप्रोच पूछते हैं कि आपने ये क्यों लगाया, मतलब क्यों आप ये क्या-क्या प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं? तो पॉसिबिलिटीज़ हैं? फिर उसका हाँ, तो और क्या-क्या हो सकता है? अगर हम ये डाल दें, तो वो डाल दें, तो वो फिर वहाँ पे होता है। तो ये काफ़ी सही रहता है। अगर कुछ क्वेश्चंस स्पेसिफिक बताना चाहोगे या कुछ टॉपिक जो कि मतलब इंटरव्यू से पहले ज़रूर पढ़ के जाएँ या ऑर्गेनिक जो भी उनका मन है कुछ का? अ, बेसिकली मैं तो इंटरव्यू से जस्ट पहले तो 2-3 दिन पहले तो मैं बिल्कुल रिलैक्स था, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, क्योंकि इंटरव्यू में जो 2-3 दिन पहले पढ़ा था वो ऐसा स्ट्राइक नहीं करता है। जो पहले आपने धीरे-धीरे पढ़ा होता है बिल्कुल, तो वही याद आता है, वो स्टार्टिंग वो वाला याद नहीं आता है बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा सिंपल वैसे क्वेश्चन पूछे थे, मतलब रिलेटिवली नेम रिएक्शन से काफ़ी क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे कि आप बताओ ये रिएक्शन, और वैसे हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री से भी पूछे थे। और एनएमआर से रिलेटेड भी हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे गए थे मेरे से। तो ये भी रहता है। तो वही है कि डिपेंड करता है। हाँ, डिपेंड करता है कि आप क्या वहाँ पर अपना कॉन्फिडेंट टॉपिक बोलोगे, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाँ, किस कोई सा भी हाँ, क्वेश्चन पूछने ये हैं, हाँ, मैं हर बता सकता बार हूँ। नहीं होता है कि हाँ, हर बार नहीं होता। हर मेरे बार से भी नहीं पूछा होता गया। है कि ये तो कभी-कभी होता है कि पूछ लेते हैं हुँ, वो, आप हुँ, बता दो। अपना एक टॉपिक तो ऐसा स्ट्रॉन्ग रखिए कि बिल्कुल आप हुँ, यहाँ से मेरे से गड्ढा खोद के कहीं से भी क्वेश्चन बस निकाल के ले आइए, मैं आंसर कर दूँगा। मैं अगर आंसर नहीं कर पाया तो मैं अप्रोच तो लगा ही दूँगा कि ये हुँ, हो सकता है। तो हुँ, कुछ टॉपिक आपने स्ट्रॉन्ग रखिए, अगर किस्मत अच्छी हुई तो आपसे वो पूछ लेंगे स्ट्रॉन्ग टॉपिक बताओ। और वरना जनरली कई इंटरव्यूज़ में होता है कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चनिंग होती है, तो उसके बेस पे बेसिकली आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपनी अप्रोच रखनी है कि लॉजिकल आंसर देने हैं वहाँ पे। गेस नहीं करने हैं कि ये हो सकता है, नहीं, आपके लॉजिक ज़रूर होना चाहिए आपके आंसर के साथ-साथ। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा सो अब क्वेश्चंस ज़रूर आएगा कि आपके पास जब इतने ऑप्शंस थे, टिफ़र मुंबई था, ऐसे बैंगलोर था, सो आईआईटी बॉम्बे को क्यों प्रेफ़रेंस दी इसमें या इसको क्यों चूज़ करा? हाँ, ये इस क्वेश्चन को लेके मैं कई हफ्तों तक परेशान था कि कहाँ जाऊँ, कहाँ ना जाऊँ, हुँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ ना जाऊँ? क्योंकि तीनों का सिलेक्शन ऑफर लेटर मेरे पास आ गया था कि आप जॉइन कीजिए। तो फिर मैंने काफ़ी सोचा, काफ़ी सोचने के बाद मैंने अपना
थोड़ा सा फ्यूचर एम के बारे में सोचा कि आगे करना क्या है बेसिकली, मतलब आफ्टर एमएससी आगे। तो फिर मेरा ये था कि मेरे को पीएचडी करनी थी, और पीएचडी करने के लिए मैं श्योर था कि मेरे को पीएचडी करनी है, और मैं चाहता था कि मैं बाहर से पीएचडी करूं, थोड़ा सा इंडिया से बाहर से पीएचडी करने का मैंने ये सोचा था। तो टिफर और आईआईएससी में क्या है कि वो लोग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करा रहे थे, तो वहाँ पे इंटीग्रेटेड पीएचडी होती है, तो एमएससी प्लस पीएचडी साथ में ही तो मैंने कई टीचर से भी बात की, और तो फिर मैंने सोचा कि मेरे को पीएचडी तो बाहर से करनी है, तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, और मेरा टॉपिक भी डिसाइड नहीं था कि, तो डिपेंड करता है आपके गाइड के ऊपर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीएचडी में आपको गाइड चाहिए होता है, उसके रिलेटेड भी होता है कि अगर आपको आपका गाइड कहाँ मिलेगा। तो मेरे को श्योर ही नहीं था कि मेरे को किस टॉपिक पे पीएचडी करनी है, तो मेरे को गाइड के बारे में कुछ नहीं पता था, तो इसलिए मैं आईआईटी बॉम्बे आया, और मेरे काफी सारे दोस्त भी यहाँ आ रहे थे, तो फिर मैंने सोचा यहीं आ जाते हैं। सो एक्चुअली मैं सबको बता दूं, ये मेरे बैचलर्स का ही क्लासमेट है, क्लोडिमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हम पढ़े हैं। सो मेरे बैचमेट्स काफ़ी बॉम्बे गए हैं एंड मैं दिल्ली में हूँ। ओके, सो ये पूरा एक जनरल क्वेश्चंस रहता है सारे एस्पिरेंट्स का, वो मैंने कवर अप करा, बट स्टिल कुछ स्पेसिफिक डाउट्स हो जाते हैं। तो मैं जो एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे बोलूँगा आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। एंड इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये थी कि जो जैम मेंटरशिप है उसका फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। सो वहाँ पर आपको टिशान के फ्रेंड्स, जो मेरे फ्रेंड्स आईआईटी बॉम्बे गए हैं, रुड़की गए हैं, दिल्ली या हैदराबाद, जो भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर गए हैं, वो सारे आपको एज अ मेंटर गाइड कर रहे होंगे, कॉज एक सीनियर का रोल बढ़ जाता है वहाँ पे। सो थैंक यू टिशान फॉर कमिंग ऑन माई चैनल, एंड it's really been a nice talk with you, and the words you tell, the wisdom the strategy you followed will be surely helpful for aspirants. Thank you, Dipesh, for welcoming me. It was really a privilege to be here with you. He's a really good friend of mine. Thank you. Thank you, Dishan. Thank